ये कहानी है एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज की जिसका नाम है बिलियनियर्स बंकर। सोचो जरा, अगर भविष्य में हमारी पूरी धरती एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से तबाह हो जाए और चारों तरफ टॉक्सिक रेडिएशन फैल जाए जिसमें सांस लेना भी मौत के बराबर हो। इस तबाही में सारे गरीब लोग मर जाते हैं, लेकिन दुनिया के सारे रिच लोग पहले ही अपनी दौलत लगाकर जमीन के नीचे एक अजीब सा अंडरग्राउंड सिटी बना लेते हैं ताकि वो धरती के नाश से बच सकें। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि वो शहर पानी के गहराई के नीचे जमीन के अंदर बना हुआ था। दुनिया के सारे रिच लोग वहाँ बेफिक्री से रहने लगे। लेकिन सवाल ये है, क्या धरती के नियमों के बाहर जाकर सरवाइव करना इतना आसान था? इंसान को जिंदा रहने के लिए तो हमेशा फूड और वाटर चाहिए होता है। फिर आगे उनके साथ क्या हुआ? क्या वो सब इस अंडरग्राउंड सिटी में जिंदा रह पाए? ये सब जानने के लिए चलिए देखते हैं इस कमाल की सीरीज बिलियनियर्स बंकर और डूबते हैं जमीन के नीचे बसे उस रहस्यमयी शहर की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक लड़के से जो एक बच्ची एनी के साथ खेल रहा होता है। एनी और मैक्स बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे। दोनों रिच फैमिलीज से थे, इसलिए उनके रिश्ते को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई से लेकर हर चीज साथ की थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, मैक्स और एनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात मैक्स और एनी अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मैक्स ने ड्रिंक्स कर ली थी और कुछ देर बाद उसने कार का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकराई और भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में मैक्स किसी तरह बच गया, लेकिन एनी की मौत हो गई। इस घटना के बाद मैक्स को 3 साल की जेल हो गई। उसे ऐसी जेल में भेजा गया जहाँ कमजोर कैदियों पर बहुत जुल्म किए जाते थे। लेकिन मैक्स क्योंकि रिच बैकग्राउंड से था, वो ऐसे माहौल का आदी नहीं था, इसलिए शुरुआत में उसे काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। खुद को बचाने के लिए मैक्स ने वहाँ के हर कैदी को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया ताकि कोई उसे टॉर्चर न करे। लेकिन धीरे धीरे मैक्स को एहसास हुआ कि उसकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पैसों की वजह से उसने कभी कुछ खुद नहीं किया था। हर चीज पैसों से करवाई थी, यानी बिना पैसे के उसकी जिंदगी की कोई पहचान ही नहीं थी। ये बात समझ आने के बाद मैक्स ने वहाँ के कैदियों को पैसे देना बंद कर दिया और जैसे ही ऐसा हुआ, धीरे धीरे वहाँ के कैदी उसके खिलाफ हो गए। अब वो भी मैक्स पर वैसे ही टॉर्चर करने लगे जैसे बाकी कैदियों पर करते थे। वक्त बीतने के साथ ये जुल्म इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने मैक्स को वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर दिया। काफी देर बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो मैक्स को लगा कि शायद आज वो मर जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि इतने टॉर्चर के बाद भी उसे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ रहते रहते जैसे उसके अंदर की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई थी। अब उसके शरीर ने दर्द सहना सीख लिया था। ये समझकर मैक्स बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे सच में रियल लाइफ में सरवाइव करना है तो उसे एक डरे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे बहादुर आदमी की तरह जीना होगा। ये सोचते सोचते मैक्स ने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया ताकि अब कोई भी कैदी उसकी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत न करे। वो हर दिन ट्रेनिंग करने लगा और कुछ ही समय में मैक्स बेहद पावरफुल बन गया। धीरे धीरे मैक्स की फाइटिंग स्किल्स भी काफी बेहतर हो गईं। अब वो जेल के अंदर होने वाले फाइटिंग मैचेस में हिस्सा लेने लगा। वक्त के साथ उसकी स्किल्स इतनी शानदार हो गईं कि कोई भी उसके सामने लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। इसी तरह देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब मैक्स जेल के अंदर बहुत फेमस हो चुका था। सब उसे जेल का सबसे बेहतरीन फाइटर मानते थे और चूंकि अब उसके जेल में आने के 3 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए उसकी सजा भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। और आज का दिन था जब मैक्स को जेल से रिहा किया जाना था, इसलिए वहाँ सबने बहुत खुशी से सेलिब्रेट किया और मैक्स को विदाई दी। मैक्स मुस्कुराते हुए जेल के बाहर आया जहाँ उसका फादर जेम्स उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जेम्स ने वहीं उसे कहा कि हम अभी अपने घर नहीं लौटेंगे, हमें एक स्पेशल जगह पर जाना होगा। उसने बताया कि इन 3 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है। कई जगहों पर न्यूक्लियर वॉर्स शुरू हो गए हैं और खबर है कि जल्द ही पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा, जिससे धरती पूरी तरह तबाह हो सकती है। साधारण लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जेम्स बहुत अमीर इंसान था, इसलिए उसके पास देश की सारी गुप्त खबरें रहती थी। फिलहाल सिर्फ रिच लोग ही ये जानते थे कि कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। इसी वजह से सारे अमीर लोग मिलकर धरती के नीचे एक बड़ा बंकर बना चुके थे जहाँ वो अपने परिवारों के साथ रहने जा रहे थे। उस बंकर में हर सुविधा मौजूद थी, इसलिए वहाँ किसी को रहने या खाने की कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ भी वो लग्जूरियस जिंदगी जी सकते थे। वो लोग अब उस बंकर में आराम से रह सकते थे और साथ ही धरती के विनाश से भी बच सकते थे। यहाँ तक कि वो उस बंकर के नीचे से धरती के नाश का पूरा नजारा भी देख सकते थे। जेम्स की ये बातें सुनकर मैक्स यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ 3 सालों में दुनिया की हालत इतनी बदल चुकी है। फिर जेम्स ने अपने बेटे मैक्स को लेकर एक सीक्रेट हेलीकॉप्टर से उस गुप्त बंकर की ओर उड़ान भरी जो धरती के नीचे बनाया गया था। कुछ देर बाद जेम्स ने देखा कि वो बंकर सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी नदी के बिल्कुल नीचे बना हुआ है। वो बंकर नदी की गहराई में बना हुआ था। उसे इतनी गहरी जगह पर बनाने का एक बड़ा कारण था ताकि जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो तब उसकी तबाही का असर वहाँ तक न पहुँच सके। इस तरह वहाँ रहने वाले लोग पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। जेम्स तब मैक्स को एक मॉडर्न एलिवेटर के जरिए पानी के अंदर बहुत गहराई तक ले जा रहा था। वो जगह इतनी गहरी थी कि वहाँ पहुँचने में काफी समय लग रहा था। आखिरकार जब वो बंकर के पास पहुँचे तो अंदर जाने से पहले मैक्स और जेम्स के पास मौजूद मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब ले लिए गए। वो सारे डिवाइसेस वहाँ की एक खास जगह पर जमा कर लिए गए। इसके बाद उन्हें एक स्पेशल यूनिफॉर्म दी गई और उनके हाथों में एक हेल्थ डिवाइस लगा दी गई। मैक्स ने वहाँ ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधा अपनी माँ और दादी के पास चला गया, क्योंकि बहुत दिनों से उसने उन्हें नहीं देखा था। मैक्स की
की माँ उसे देखकर बहुत इमोशनल हो गई। इसके बाद जेम्स ने मैक्स को पूरा बंकर घुमाकर दिखाया। वहाँ उनके जैसे कई और रिच फैमिलीज भी रह रही थी। इन्हीं में से एक परिवार था एनी का फैमिली, जिसे देखकर मैक्स हैरान रह गया। मैक्स जब एनी के पिता को देखता है तो वो तुरंत उनके पास जाकर दिल से माफी मांगता है। एनी के पिता उसे धैर्य देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। इसके बाद एनी के पिता मैक्स और उसके परिवार को उसी दिन रात के डिनर पर अपने साथ इनवाइट करते हैं। उस रात दोनों फैमिलीज बहुत दिनों बाद साथ बैठकर डिनर करती हैं और माहौल बेहद खुश होता है। लेकिन वहाँ हम एनी की बहन एना को भी देखते हैं। एना अब तक मैक्स से बहुत नाराज थी क्योंकि उसी की वजह से उसकी बहन एनी की मौत हुई थी। एना उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी आंखों के सामने मैक्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी समय वहाँ एक महिला केसी आती है जो अपने टीम के साथ मौजूद थी। दरअसल केसी ही इस पूरे बंकर की ओनर थी। सभी रिच लोग उसे पैसे देकर इस बंकर में अपने सीट्स बुक करवा चुके थे। केसी वहाँ मौजूद सब लोगों को अपने टीम मेंबर्स से मिलवाती है और फिर सबकी ओर देखकर कहती है, आप सब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको यहाँ रहने का मौका मिला है। अगर आप बहुत अमीर न होते तो इस जगह की बुकिंग करना नामुमकिन था, इसलिए आप सब शायद न्यूक्लियर वॉर में धरती के नाश के समय मर जाते। लेकिन मेरे इस बंकर की वजह से आप सब बच जाएंगे। साथ ही पूरी धरती के खत्म हो जाने के बाद भी आप यहाँ आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। केसी की इन बातों से वहाँ मौजूद सब लोग सहमत हो जाते हैं। फिर उसी रात दिखाया जाता है कि एना एक जगह एक्सरसाइज कर रही थी। तभी वहाँ मैक्स उसके पास आता है। मैक्स वहीं दिल से माफी मांगता है और कहता है, तुम भरोसा करो एना, तुम लोग एनी को जितना प्यार करते थे मैं भी उसे उतना ही प्यार करता था। हम बचपन से साथ बड़े हुए, बड़े होकर एक दूसरे से प्यार किया, तो क्या मैं कभी जानबूझकर चाहूंगा कि मेरी पसंदीदा इंसान मेरी जिंदगी से चली जाए? उस दिन की सारी घटना एक एक्सीडेंट थी। फिर भी मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुमने अपनी बहन को खो दिया। लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? फिर मैक्स आगे कहता है, मेरे पास तुम्हारी बहन की आखिरी याद है। ये कहते हुए वो एना को एनी का फोन देता है जो एक्सीडेंट के बाद से मैक्स के पास ही था। एना वो फोन लेते हुए कुछ नहीं कहती, बस अपनी बहन को याद करके चुप हो जाती है। एना एनी का फोन लेकर अपने रूम में चली जाती है। वो अपनी बहन का फोन खोलकर चेक करने लगती है जहाँ एनी और मैक्स के कुछ सुंदर पल के वीडियोस थे। एना वही वीडियोस देख रही होती है। तभी अचानक पूरे बंकर में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। पूरा बंकर जोर से हिलने लगता है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम आने लगती है। सब लोग घबराकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। वो सब समझ जाते हैं कि उनके बंकर की सरफेस के ऊपर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। इसी वजह से पूरा बंकर इतनी भयानक तरह से हिल गया था। फौरन एक माइक्रोफोन से सभी को बताया जाता है कि सब लोग ऊपर से नीचे वाले सरफेस पर चले जाएं। वहां जाने पर वो और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। उधर एना अपने परिवार को ढूंढते हुए देखती है कि उसके पिता एक बड़े मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन मैक्स और जेम्स बहुत मेहनत से उसके पिता को वहां से निकाल लेते हैं। किसी तरह सब लोग वहां से निकलकर सीधे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वो जगह ही असली सेफ जोन थी। वहाँ बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे जिनसे बाहर की सिचुएशन के बारे में पता चल सकता था। सबके सेफ जोन में पहुंचने के बाद केसी सबके सामने आती है। वो सबको देखकर कहती है, सबसे पहले परमाणु युद्ध की खबर हमारी एजेंसी ने ही दी थी और हमारी जानकारी पूरी तरह सही निकली है। दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे इस बंकर की वजह से आप सब अभी भी सुरक्षित हैं। केसी इसके बाद वीडियो फुटेज दिखाने लगती है। केसी मॉनिटर्स के जरिए सबको बाहर की स्थिति दिखा रही होती है, कैसे बाहर की दुनिया धीरे धीरे तबाह हो रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग लगभग पूरा एक दिन सेफ जोन के अंदर ही गुजार देते हैं। फिर जब हालात कुछ शांत हो जाते हैं, यानी चारों तरफ के एक्सप्लोजन्स रुक जाते हैं, तब केसी अपनी एक स्पेशल टीम को बुलाती है। वो उन्हें स्पेशल सूट पहनाकर बाहर की दुनिया में भेज देती है ताकि वो जाकर देख सकें कि वहाँ की स्थिति अब कैसी है और जो कुछ भी वो देखेंगे उसे यहाँ सबको दिखाया जा सके। वहाँ फुटेज में दिखता है वाकई में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल दिख रही थी। परमाणु बम की टॉक्सिक रेडिएशन चारों तरफ फैल चुकी थी। अगर कोई बिना सही प्रोटेक्शन के बाहर जाएगा तो उसकी मौत पक्की है। अब कैमरे में दिखता है लूकस नाम का एक मेंबर। वो अपनी स्पेशल टीम में था। वो एक कार का इंजन चेक कर रहा था। तभी उसने एक लोहे का टुकड़ा देखा। वो उसे हाथ से छू लेता है। फौरन उसके ग्लव्स पिघल जाते हैं और उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। इससे वहाँ का माहौल और भी खतरनाक लगने लगता है। लूकस दर्द से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। मतलब रेडिएशन की मात्रा वहाँ इतनी ज्यादा थी कि लोहा तक आग की तरह गर्म हो गया था। लूकस की हालत देखकर बाकी टीम मेंबर्स उसे जल्दी से लेकर बंकर के अंदर आ जाते हैं। अब सब लोग इसी बात को लेकर आपस में चर्चा करने लगते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत खतरनाक रेडिएशन फैल चुका है। अब चाहे भी तो कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन बंकर के अंदर भी क्या जिंदगी भर रहना मुमकिन है? कोई नहीं सोच पा रहा था कि उन्हें वहाँ कितने महीने या शायद कितने साल तक रहना पड़ेगा। सबको अब बंकर के नीचे ही रहना था। ये सोच कर सब बहुत अपसेट थे। उधर केसी जो यहाँ की ओनर थी, वो अपने लोगों के साथ लूकस की हालत देखने के बहाने बाहर निकलती है, लेकिन असल में वो एक अलग जगह पर पहुँचती है जहाँ वो और उसकी टीम खुशी से जश्न मना रहे होते हैं। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में ये सब कुछ केसी और उसकी टीम का प्लान था। उन्होंने शहर के अमीर लोगों से पैसा ठगने के लिए ये पूरा मास्टर प्लान बनाया था। केसी और उसकी टीम चाहती थी कि वो इन अमीर लोगों को जिंदगी भर के लिए बंकर में बंद रखे ताकि बाहर की दुनिया में जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उन सब पर वो कब्जा कर सके, क्योंकि बंकर में आने से पहले ही उन्होंने हर एक से कुछ जरूरी पेपर्स पर साइन करवाए थे। केसी ये अच्छी तरह
जानती थी कि इतने अमीर लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने शहर के अमीर लोगों के बीच एक झूठी खबर फैलाई कि कुछ ही दिनों में दुनिया तबाह होने वाली है। फिर उन्होंने ये बंकर बनाया और उसके अंदर वो वहाँ कई सिमुलेशन सिस्टम्स बना लेते हैं। साथ ही उन्होंने बंकर की सरफेस पर खुद ही बॉम्ब सेट कर रखे थे ताकि वो उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट करवाकर बंकर में दहशत पैदा कर सकें। लेकिन ये विस्फोट ऐसे तरीके से किया गया था कि किसी को ज्यादा नुकसान न हो। जो वीडियोस उन्होंने लोगों को दिखाई थी वो असल में एडवांस्ड एआई सिस्टम से बनाए गए थे और उनके इन सारे प्लान्स में वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि अब सब लोग उनकी बात मानकर बंकर में ही रहना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं। एना जब बंकर के एक टॉयलेट में होती है तभी उसे पास वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है जैसे कोई वहाँ गिर गया हो। एना जल्दी से बाहर निकलती है और पास वाले कमरे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल देती है। अंदर जाकर वो देखती है एक लड़की खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। एना ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो भागकर उस लड़की को पकड़ लेती है और उसके गले में बंधी रस्सी काट देती है। किसी तरह वो उसकी जान बचा लेती है। असल में बंकर में जितने भी लोग थे वो सब अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। ये सब लोग अमीर थे, लेकिन अब दुनिया के तबाह हो जाने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके घर, गाड़ियाँ, पैसा कुछ भी नहीं बचा। पहले बाहर की दुनिया में जिन पावर्स के साथ वो जीते थे, अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो अब बिल्कुल खाली हाथ हो गए थे। यही वजह थी कि ये लड़की ये सब सह नहीं पाई और खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, यहाँ के लगभग सभी लोग इस माहौल के साथ खुद को ढाल नहीं पा रहे थे। सब बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। अब सरफेस लगभग ठीक हो चुका था, इसलिए केसी सबको कहती है कि अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब बंकर में आराम से सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद केसी अपनी टीम से मिलने जाती है। वहाँ लूकास अपने टीम मेंबर्स के साथ होता है जो उसे मेकअप करवा रहे थे ताकि बाकी लोगों को दिखाया जा सके कि बाहर जाने के बाद लूकास के साथ क्या हुआ। उधर हम जेम्स और उसकी वाइफ को देखते हैं। दोनों के बीच अब झगड़ा शुरू हो गया था। असल में जेम्स एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था और वो हमेशा अपनी मर्जी से ही जीता था। यहाँ तक कि बाहर कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर भी था। जेम्स की वाइफ सब कुछ जानती थी। वो जानती थी कि उसका हस्बैंड कई लड़कियों के साथ अफेयर में था, फिर भी उसने उसे कभी नहीं छोड़ा क्योंकि उसे उसके पैसे की बहुत जरूरत थी। उसी पैसे के लिए वो इतने सालों तक उसके साथ रही। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जेम्स के पास न पैसा था न पावर। अब उसकी वाइफ के लिए भी उसकी कोई कीमत नहीं रह गई थी। वो जेम्स से साफ साफ कहती है, तुम इतने सालों में जिन जिन औरतों के साथ रहे मैं उन सब के बारे में जानती थी। सब कुछ जानते हुए भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा, चुपचाप तुम्हारे साथ रही। जानते हो क्यों? सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न पैसा न औरतें। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब अपनी मर्जी से जीऊंगी, इसलिए मेरी जिंदगी में तुम रुकावट मत बनो। ये सब सुनकर जेम्स बहुत गुस्से में आ जाता है। जब उसकी वाइफ वहाँ से निकलने लगती है, जेम्स उसे डांटते डांटते उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो बिना किसी की अनुमति लिए वहाँ मौजूद सबके हिस्से का खाना खाने लगता है। उधर जब गार्ड्स ये सब देखते हैं तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अपनी इलेक्ट्रिक गन से जेम्स को झटका देने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ मैक्स पहुँचता है। वो अकेले ही उन गार्ड से लड़ने लगता है ताकि अपने पिता को बचा सके। तभी सही समय पर केसी वहाँ पहुँच जाती है। वो खुद सामने आकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। दूसरी तरफ हम एना के पेरेंट्स को देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि एना के पिता का नाम हावर्ड है। जेम्स और उसकी वाइफ की तरह हावर्ड और उसकी वाइफ के रिश्ते भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच भी अक्सर झगड़े होते रहते थे। हावर्ड और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे थे। असल में हावर्ड की वाइफ एक बहुत गरीब परिवार से थी और उम्र में हावर्ड से काफी छोटी थी, लेकिन उसने हावर्ड की दौलत और पावर देखकर उससे शादी कर ली थी। कई साल साथ रहने के बाद भी वो उसे दिल से कभी प्यार नहीं कर पाई। उधर हम मिली नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके पास कुछ गार्ड्स आते हैं। वो मिली से कहते हैं कि उन्हें पता चला है उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, इसलिए अब उन्हें उसकी बहुत जरूरत है। लूकास बहुत बीमार था। रेडिएशन की वजह से उसका शरीर बुरी तरह जल गया था, इसलिए अब मिली ही उसकी मदद कर सकती थी। असल में केसी के लोग मिली और बाकी सभी को बताते हैं कि रेडिएशन की वजह से लूकास का आधा खून खराब हो चुका है और उसे बचाने के लिए AB नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। इसलिए वो मिली समेत 2 और लोगों को लेकर एक जगह पहुंचते हैं। फिर उन्हें लूकास के पास ले जाया जाता है। लूकास को पहले से मेकअप करा के बिल्कुल रेडी किया गया था। यहाँ तक कि उन तीनों को वहाँ लाना भी केसी और उसकी टीम की योजना का हिस्सा था। ये पूरा प्लान इसलिए बनाया गया था ताकि सब लोग अपनी आंखों से लूकास की हालत देख सके और जाकर बाकी लोगों को ये बात बताए जिससे सब डर जाए और कोई भी बाहर जाने की कोशिश न करे। मिली जब वहाँ लूकास को देखने आती है तो उसे सच में लगता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। थोड़ी देर बाद लूकास वहीं मरने का नाटक करता है। सबको बता दिया जाता है कि लूकास मर गया है। लूकास की ऐसी हालत देखकर मिली बहुत इमोशनल हो जाती है। अब धीरे धीरे केसी और उसकी टीम का पूरा प्लान सामने आने लगता है। केसी और उसकी टीम अपने प्लान में काफी हद तक सफल हो चुकी थी। उसकी टीम में जैक नाम का एक लड़का भी था जो असल में केसी का अपना भाई था। जैक बहुत बीमार रहता था, इसलिए केसी हमेशा उसे अपने पास रखती थी। अब केसी अपनी टीम से कहती है, अब समय आ गया है हमारे प्लान के अगले स्टेप पर जाने का। वो सबको बताने लगती है कि उसने हावर्ड के बारे में सारी जानकारी कैसे जुटाई। असल में हावर्ड जिस परिवार में पैदा हुआ था वो पहले से ही बहुत अमीर फैमिली थी। बचपन के बाद धीरे धीरे हावर्ड ने अपने फैमिली बिजनेस की देखभाल शुरू कर दी थी। हावर्ड के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बहुत कम समय में वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया। धीरे धीरे उसने करीब 60 कंपनियों का मालिक बन गया। हर कंपनी से उसे इतना पैसा मिलने लगा कि उसका नाम दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। केसी अमीर लोगों से बहुत नफरत करती थी। वो बचपन से देखती आई थी कि अमीर लोग गरीबों पर कैसे जुल्म करते हैं। इसीलिए उसने खुद की एक टीम बनाई जिसमें ज्यादातर गरीब घरों के लोग थे, क्योंकि वही लोग उसकी सोच को समझ सकते थे और उसके
साथ ईमानदारी से काम कर सकते थे। केसी और उसकी टीम का प्लान साफ था। वो सारे अमीर लोगों को बंकर में बंद रखेंगे और बाहर जो उनकी प्रॉपर्टी और पैसा है वो सब गरीबों में बांट देंगे, ताकि अमीर और गरीब के बीच का फर्क थोड़ा कम हो जाए और गरीब लोगों को अब कभी छोटा महसूस न करना पड़े। केसी को पता था कि अगर वो दुनिया के खत्म होने का प्लान बनाएगी तो अमीर लोग कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए केसी और उसकी टीम ने सबसे पहले हावर्ड को निशाना बनाया। उनका प्लान था कि हावर्ड की सारी प्रॉपर्टी और पैसा गरीब लोगों में बांट दिया जाए।